चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 11वें नंबर के क्वेश्चन से। सेट 3 का 11वां नंबर का क्वेश्चन देखो। दो संख्याएं 8 और 9 के रेशियो में है एवं उसका महत्तम समापवर्तक 6 है। उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय क्या है? देखो लघुत्तम समापवर्तीय निकालना है और दो संख्या दिया हुआ 8 और 9 के रेशियो में। किस रेशियो में दिया हुआ? 8:9 के रेशियो में दिया हुआ है और उसका HCF दिया हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 6। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तीय निकालना है। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि दी गई संख्या को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है दी गई संख्या से कटने वाली सबसे छोटी संख्या को हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अब जब दो संख्या 8 और 9 के रेशियो में है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 8 और 9 जो है ये को प्राइम नंबर भी है, यानी सहअभाज्य संख्या है। और जब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डाल देते हैं तो यह संख्या में चेंज हो जाता है, यानी 8 गुना 6 और 9 गुना 6। 8 गुना 6, 9 गुना 6। जैसे एक बात देखो कि 8 गुना a का और 9 गुना a का अगर हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे? 8 गुना a 9 गुना a में कौन है? दोनों में कॉमन कौन सा है? a है ना, तो हम लोग बोल देंगे a। और जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह संख्या में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसका हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? जो कॉमन है वो तो डालेंगे ही डालेंगे और जो नहीं कॉमन है उसको भी डालते हैं। बोलो डालते हैं क्या? देख लो, तो ये हो जाएगा 8 × 9 × a हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक बात बताओ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 6 है और यहाँ पर हम लोग a इसको समझ के चल रहे हैं तो ये संख्या में चेंज करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 8 गुना 6 9 गुना 6। जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमको निकालना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 8 गुना 9 गुना 6। बोलो लिखेंगे क्या? तो यही इसका हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? लिख लो इसको। इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो 9 8 72 या 9 6 के 54, 432 हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। भानु ने एक निश्चित दूरी पैदल जाने एवं प्रस्थान बिंदु पर दौड़ते हुए आने में कुल 6 घंटा 50 मिनट का समय लगाया। ठीक है, तो एक बार गया दौड़ते हुए, एक बार गया पैदल गया, एक बार, ठीक है, एक स्थान पर पैदल गया और आया दौड़ते हुए। तो ज़रूर है कि पैदल गया होगा कम स्पीड से गया होगा और दौड़ते हुए जब वापस आया होगा तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से आया होगा। इसको जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है 6 घंटे का और 50 मिनट का। ठीक है, समान दूरी पैदल ही आने जाने में कुल 8 घंटे और 30 मिनट का समय लेता है। पैदल जाने और पैदल ही वापस आने में इसको जो टाइम लगता है वो लगता है 8 घंटे 30 मिनट का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दौड़ते हुए जाने और दौड़ते हुए आने में यह कितना टाइम लेगा। यहाँ पर देखो कितना आसान है ये। पैदल गया और पैदल आया, तो जितना दूरी पैदल गया उतना ही दूरी पैदल आया, तो सीधा सा बात है कि आधा टाइम लगेगा। पैदल जाने और पैदल आने में टोटल जा रहा है 2 बार पैदल जा रहा है, एक इस डिस्टेंस को फिर उसी डिस्टेंस को दूसरे बार, तो 8 घंटा 30 मिनट। तो एक बार एक डिस्टेंस को पैदल सिर्फ पार करेगा तो पैदल पार करने में इसको टाइम कितना लगेगा? 4 घंटा 15 मिनट का। बोलो लगेगा क्या? अब इसमें देखो पैदल भी है और फिर इसमें क्या है? दौड़ते हुए। तो पैदल प्लस दौड़ते हुए 6 घंटा 50 मिनट। अकेला पैदल हमको क्या निकला? 4 घंटा 15 मिनट। तो अगर हम पैदल और दौड़ते हुए में से पैदल वाला को माइनस कर दे तो सिर्फ दौड़ते हुए का निकल जाएगा। बोलो दौड़ते हुए 6 घंटा 50 मिनट में से 4 घंटा 15 मिनट माइनस करते हैं तो आ जाता 2 घंटा 50 में से 15 को माइनस करोगे तो 35 मिनट। ठीक, अब दौड़ते हुए एक बार दौड़ते हुए पता चल गया 2 घंटा 35 मिनट।
तो फिर से अगर वापस आएगा ऐसे करके, इसको डबल लग जाएगा, बोलो लगेगा क्या डबल? तो डबल कर दो इसको, तो 2 घंटा, 2 दूनी 4 घंटा, 35 दूनी 70 मिनट, तो 70 मिनट का मतलब 1 घंटा 10 मिनट, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 घंटा 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ 13 नंबर का। 13 नंबर का दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्या? सहअभाज्य संख्या का परिभाषा ही क्या होता है? वैसा दो संख्या जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या हो जाता है? वैसा 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी महत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए? 1। अभी ऑप्शन में देखो, पहला नंबर का जो ऑप्शन है 12 और 7 दिया हुआ, तो 12 और 7, 12 को काटने वाला कौन कौन सा है? देखो 1 2 3 4 6 12, जबकि 7 क्या है? 1 और 7 अभाज्य संख्या। तो सीधा सा बात है, 7 जब अभाज्य संख्या होगा तो 1 के अलावा 7 खुद से कटेगा, और 7 12 का मल्टीपल हो नहीं सकता है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? बोलो। अभी कॉमन फैक्टर पे गौर करोगे तो 1 है, और अकेला आदमी अगर दौड़ता है तो उसमें फर्स्ट कौन आएगा? वही आएगा ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन में चेक भी नहीं करना। हाँ 43 129, 43 दिया 129, 43 129 जो दिया हुआ है, 43 का 3 गुना नहीं है ये, तो 43 में 43 गुना 1 होगा, और इसी को अगर ऐसा कर दो ना 43 गुना 3, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। हमको लाना क्या है? एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ट्विन प्राइम नंबर होता है। जुड़वा अभाज्य के बारे में बात कर रहे हो कि दो अभाज्य संख्या के बीच में अगर एक भाज्य संख्या होता है तो उसको हम लोग जुड़वा अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, जुड़वा अभाज्य मतलब ट्विन प्राइम नंबर होता है। जुड़वा अभाज्य क्या होता है उसको भी देख लो। ट्विन प्राइम नंबर, चलो चर्चा छेड़ दिए हो तो हम कर देते हैं इसका। ट्विन प्राइम नंबर जो होता है, दो प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर अगर हो तो इस तरह के प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। 3 और 5 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। 5 और 7 भी क्या है बोलो? ट्विन प्राइम नंबर है। 7 और 9 है ट्विन प्राइम नंबर के, क्योंकि 2 प्राइम नंबर होना चाहिए, उसके बीच में एक कंपोजिट नंबर। तो 2 प्राइम नंबर होना चाहिए, तो एक प्राइम नंबर तो है, दूसरा तो है नहीं। बोलो है क्या? तो 7 9 नहीं है। 11 13 है क्या? बोलो है क्या? है। 17 19 है क्या? बोलो है। टोटल 8 पेयर है ट्विन प्राइम नंबर का। टोटल कितना पेयर है? 8 पेयर है ट्विन प्राइम नंबर का। 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31। देख लो यहाँ पर। आठों ट्विन प्राइम नंबर के बारे में लिख देते हैं। 29 31, 41 43, 59 61, 71 73 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल कितना पेयर है? 8 पेयर है। इसको कहा जाता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का संख्या सीमित है, जबकि को प्राइम नंबर का संख्या सीमित नहीं है, यानी सहअभाज्य संख्या का कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर तुमको सीमित मात्रा में मिलेगा। पी क्यू का मासिक वेतन का रेशियो 4:3 है। पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% 5% की वृद्धि हुई, तो नया रेशियो क्या है? देखो कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन में। देख लो पी है और क्यू है। पी क्यू का मासिक वेतन का रेशियो दिया हुआ 4:3। अगर पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% का वृद्धि हुआ, 10% का वृद्धि हुआ, और यहाँ पर 5% का वृद्धि हुआ, तो नया रेशियो क्या होगा? देखो कितना आसान है ये, इसको देखो ध्यान से। देखो 40-30 कर लो या 400-300 कर लो, कर सकते हैं क्या? 400 का 10% बढ़ गया तो 440, 300 का 5% 15, 300 का 5% बढ़ गया तो 315। बोलो, अब इसी का तो रेशियो पूछ रहा था निकालने। चलो डबल कर देते हैं। देखो 315 को डबल कर दिए तो 630 हो गया,
और 440 को डबल कर दिए तो 880 हो गया। बोलो हुआ क्या? आंसर हो गया 8863। कटेगा नहीं अब। के तथा एल एक काम को अकेले अकेले 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं तो काम का अपूर्ण भाग की गणना करें। देखो यहाँ पर अपूर्ण भाग बोला यानी फ्रैक्शन में बोल रहा है। इसको ऐसा समझते हैं, के करता है 15 दिनों में काम, एल करता है 20 दिनों में काम। दो तरह से देखेंगे, ठीक है, दोनों तरह से हम बता रहे हैं। तो 15 और 20 का एक एलसीएम लेते हैं जिसको हम लोग टोटल यूनिट वर्क मान लेते हैं। तो 15-20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। 15 चौका 60, 20 तिया 60। दोनों मिल करके 7 काम करना शुरू किया। तो 7 काम करना शुरू किया और 5 दिन तक काम किया। तो दोनों जब मिल करके काम करना शुरू किया है तो 4 3 7 यूनिट से काम करेगा और 7 यूनिट से काम करेगा कितना दिन तक? तो 7 बचे, इतना काम तो कर लिया। और जब इतना काम कर लिया तो 60 में से 35 काम कर लिया। 60 में से 35 काम कर लिया तो तुम बताओ कि 60 में से 25 काम बच गया। बोलो, 60 में से 35 काम कर लिया तो 60 में से कितना काम बच गया? यही इसका अपूर्ण काम होगा। काट देते ऊपर नीचे, देख लो। 5 पचे 25, 12 पंचे 60। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/12। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका पे गौर करो। देखो दूसरा तरीका फ्रैक्शन का ही है। फ्रैक्शन का ऐसे बनाते हैं कि 15 दिनों में एक काम करता है तो एक दिन में 1/15 काम कर लेगा। बोले कर लेगा क्या? और दूसरा 20 दिनों में एक काम करता है तो 1/20 काम कर लेगा। और दोनों करता है 5-5 दिन काम, तो दोनों करता है 5-5 दिन काम, तो 5-5 से गुना कर दो। कर दिए गुना, तो ये हो गया 5 तिया 15 और 5 चौका 20, 1/3, 1/4 ऐड कर देंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 4 3 7/12। तो 7/12 काम कंप्लीट हो चुका है तो बचेगा 12 में से 7 काम कंप्लीट हो चुका, तो बचा कितना? 5/12। और ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। एक फल के 8 डिब्बे 9600 रुपये में खरीदे जाते हैं। 5 डिब्बे 10% के प्रॉफिट पर 8 डिब्बे खरीदे गए 9600 रुपया में। 5 डिब्बे 10% के प्रॉफिट पर 10% के प्रॉफिट पे और 3 डिब्बे 10% के लॉस पे। 3 डिब्बे कितने परसेंट के लॉस पे? 10% के लॉस पे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? तो वो जो तुम अभी देखे हो ना कि 8 डिब्बे का दाम 9600, तो उसको भूल जाओ। 9600 के जगह पे तुम 80 लिख दो। 9600 के जगह पे क्या लिख दिए? तो मान के चलो कि 8 डिब्बे को ये खरीदा है, 8 डिब्बे खरीदा है 80 रुपये में। 9600 को भूल गए? ऐसा क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। 8 डिब्बे को 80 रुपया में खरीदा तो इसका मतलब है 5 डिब्बे को 50 रुपया में खरीदा और 3 डिब्बे को 30 रुपया में खरीदा, ठीक है। 10% का प्रॉफिट हुआ तो 5 रुपया बढ़ा। कितना बढ़ा? 5 रुपया। और 30 रुपया में 10% का लॉस हुआ तो 3 रुपया का लॉस हुआ। बोलो, तो यहाँ पर से तुमको क्या नज़र आ रहा? 5 बढ़ा 3 घटा, तो टोटल कितना का प्रॉफिट? 2 का प्रॉफिट कितना में? तो 2 का प्रॉफिट 80 में 1/40 और 1/40 को हम लोग 2.5% बोलते हैं आंसर। हेलो, हाँ बोलो बोलो। अच्छा, अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, बाद में करना। अभी क्लास ले रहे हैं, क्लास, ठीक है, बाद में करना। क्या आया समझ में? क्या तो 9600 पे नहीं बनाएंगे इसको? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, 17 में आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर
6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या सबसे पहले निकालना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। और 6, 5, 4 का एलसीएम देखो कैसे निकालते हैं। 6 दूनी 12, 6, 4 का एलसीएम पहले बोलो 12, 6 और 4 का एलसीएम 12, और 12 और 5 का एलसीएम 7। तो ये 6, 5, 4 का भी एलसीएम निकल गया, ठीक है। या नहीं तो दूसरा ये तरीका है, देख लो, 6 रख दिए सीधा सीधा, 5 से 6 का कोई कनेक्शन नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और 4 आया तो 4 का गुणनखंड होता है 2 गुना 2 बोलो होता है क्या, तो एक बार तो 2 पहले से मौजूद है, तो एक बार एक्स्ट्रा 2 लाना पड़ेगा, तो 6 पंचे 30 दूनी 60। ये हो गया इसका एलसीएम। अब करना क्या है, 60 से डिवाइड कर देना है, 60 से डिवाइड कर देना है 1456 में, 1456 में। तो 7 से डिवाइड करते 1456 में, पहला दिन पहला सेट में बताए थे ये क्वेश्चन। तो 6 दूनी 12, 120 हो गया, 5, 2, 6, 6 चौका 24, इसका मतलब 240 यहाँ पर हो गया, और 16। सोचो थोड़ा, क्वेश्चन में बोला क्या, 1456 में क्या जोड़ा जाए। अगर क्वेश्चन बोलता है कि 1456 में क्या घटाया जाए, तो आंसर मेरा 16 होता। बोलो होता क्या, 1456 में क्या घटाया जाए, तो आंसर मेरा क्या होता, 16। 16 घटा देंगे तो मिल जाएगा। अब 60 का जब मल्टीपल हम लोग ऐसे करके देख रहे हैं, 60 का मल्टीपल, तो 1456 जब आया, 1456 जब आया, तो उससे 16 कम अगर देखेंगे, 16 कम देखेंगे, तो यहाँ पर 60 का मल्टीपल मिलेगा। तो अगला मल्टीपल हमको देखना है, क्योंकि बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो अगला मल्टीपल देखने के लिए यहाँ पर 16, तो एक 60 का 16 तो पहले से मौजूद है ना, तो 60 का 16 जब पहले से मौजूद है, तो अगला जो मल्टीपल होगा 60 का, वो क्या हो जाएगा, 60 माइनस 16। बोलो होगा क्या, तो इसका मतलब 1456 में हमको ऐड क्या करना पड़ेगा, 60 माइनस 16, और 60 माइनस 16 का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो 44। अगर क्वेश्चन पूछा कि संख्या क्या होगा, तो संख्या हो जाएगा 1500। अगर ऐड कर देंगे तो वह संख्या क्या होगा, तो बोल देंगे 1500। लेकिन बोल रहा है क्या जोड़ा जाए, तो अभी आंसर क्या हो जाएगा, 44। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी है। लड़कों की संख्या लड़कों से लड़कियों की संख्या लड़कियों से दुगुनी है। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। बोलो होगा क्या, बोला क्या, वार्षिक परीक्षा में 1/6 भाग लड़के, वार्षिक परीक्षा में 1/6 भाग लड़के और 1/3 भाग लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन, परसेंटेज पूछा ना, तो 135 को भी तुम भूल जाओ, बार बार हम बोलते हैं ना, एक्चुअल नंबर को ही भूल जाओ तुम। देखो कि इसको कितना आसान है, मान के चलो 2 ये है, 1 ही है, 200 100 पे भी बता सकते हैं, ठीक है। 2 है 1 है, तो 2 का 1/6 अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण 5/6 होगा। बोलो 2 का 5/6 उत्तीर्ण होगा। और अगर 1 का 1/3 अनुत्तीर्ण है, फेल है, तो पास होगा 2/3 गुना 1। बोलो होगा क्या, ये टोटल हो गया उत्तीर्ण, टोटल क्या हो गया, और टोटल जब पास हुआ, और बॉयज़ एंड गर्ल्स टोटल माने कितना है, 3। बोलो माने क्या, तो देखो क्या हो गया, ये 5/3 प्लस 2/3 बराबर हो जाएगा 7/3, और नीचे में भी 3 है, तो ये हो जाएगा 7/9 के। बोलो बराबर किसके हो जाएगा, और 7/9 जैसे ही आया और परसेंटेज निकालना है, तो हम गुना किससे कर देंगे, 100 से, और जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो 700/9% आ जाएगा। अब ऊपर नीचे यहाँ पर काट करके देख लो, 7 9 63, 7 बच गया 7 9 9 7 63, 9 7 63, 7 बच गया 9 7 63, फिर से 7 बच गया, तो 77.7/9%। बोलो हुआ क्या। दूसरा चीज़ 7/9 का फ्रैक्शनल वैल्यू देखो, परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलता, 1/9 बराबर होता है 11.11% या 11.1/9% होता है। तो 7/9 इसी का 7 गुना है ना, तो 7 गुना कर देते हैं, तो 11 सते 77.77% लिख सकते हो, या 77.7/9% लिख सकते हो। ये आंसर हो जाएगा। बात आ रहा समझ में। तो 135 के बारे में नहीं निकालना है, समझे क्या।
यदि P और Q का रेशियो 4:3 है और उसका LCM 36 है तो P प्लस Q क्या होगा? देखो क्या है, देखो ऐसा समझो 4 और 3 P और Q का रेशियो है, ठीक है, और इसका LCM दिया हुआ है। LCM क्या दिया हुआ है? 36। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा P प्लस Q बराबर क्या होगा? अभी तुरंत तुम लोग को बताए थे, क्या बताए थे? हम ऐसा करते हैं, P को मान लेते 4A और Q को मान लेते 3A। ऐसा कर सकते हैं क्या? तो बता दो कि 4A एंड 3A का LCM अगर लोगे तो LCM ले लोगे तो 12A आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? 4A प्लस 3A, 4A 3A का LCM लोगे तो 4 गुना 3 गुना A आएगा 12A, और यही 12A बराबर 36 के, तो A का वैल्यू क्या आ गया? 3। और जैसे ही A का वैल्यू आ गया 3 तो P प्लस Q क्या है? 4 3 7A, 4 3, और A का वैल्यू क्या आ चुका है? 3। तो आंसर मेरा क्या हो गया? 21। ठीक। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखो, एक उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है यदि 27,120 रुपया में बेचने पर 13% का प्रॉफिट हो? देखो इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, 13% का प्रॉफिट होगा तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 113%, और कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप को 100% रिप्रेजेंट करेगा क्या? तो 113% बराबर हम लोग लिख सकते हैं 27,120। बोलो लिख सकते हैं क्या? 27,120। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 27,120 बटे 113 गुना 100। अब 113 से इसको काट दो, देख लो ये हो जाएगा 226। 113 दूनी 226, 27,120 को हम लोग काटते हैं 113 से, तो 113 दूनी हो जाएगा 226, और यहाँ पर हो जाएगा 4। अब देख लो यहाँ पर 113 चौका 452 होगा क्या? 113 चौका 452, बोलो होगा क्या? तो ये 24 बार में कटा, इसका मतलब है ये 240 हो जाएगा, और 240 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? आंसर हो जाएगा 24,000। इक्कीसवें नंबर का क्वेश्चन है, एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिलने वाला ब्याज 4,000 रुपये है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप से संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि में कितनी वृद्धि होगी? देखो कितना आसान ये क्वेश्चन है। 2 वर्ष में 10% पर साधारण ब्याज क्या मिल रहा है? 4,000 मिल रहा है क्या? देखो कितना आसान है। तो 2 वर्ष में 4,000 सिंपल इंटरेस्ट, 2 वर्ष में 4,000 सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ष सिंपल इंटरेस्ट 2-2 हज़ार का होगा। बोलो जल्दी, होगा क्या? और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही क्या होता है? जब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाए तो उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो 1 वर्ष के बाद जो यहाँ पर इंटरेस्ट आया है 2,000, उस पर क्या लगेगा? दूसरे वर्ष 10% लगेगा क्या? और जैसे ही 10% 2,000 पे लगेगा तो एक्स्ट्रा कितना आया? यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, आंसर यही क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि कितना एक्स्ट्रा आएगा। तो कितना एक्स्ट्रा आया? 200 रुपया आंसर हो गया इसका। ये आ रहा समझ में तुम लोग को? नहीं आया समझ में? 10% के दर से 2 वर्ष में 20% होगा सिंपल इंटरेस्ट, ये बता दो। 10% के दर से 2 वर्ष में 10 + 10 बराबर 20% होगा। बोलो होगा क्या? अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है तो 10% तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ, और 10 का भी 10% निकालेंगे यानी 1% हो जाएगा। 10% सिंपल इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेते हैं तो 10% का 10% कितना परसेंट? तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया? 21%। तो तुम गौर से देखो कि 20% से 21% हुआ तो बढ़ा कितना परसेंट? 1%। और यही 20% बराबर पहले दिया हुआ था 4,000। 20% बराबर क्या दिया हुआ था? यही ना बोला, टोटल सिंपल इंटरेस्ट 4,000 आ रहा है, तो कितना परसेंट बढ़ा है? तो 20% बराबर 4,000, तो 1% बराबर 20 से डिवाइड कर दे इसको, और जैसे 20 से डिवाइड किए तो क्या आया? आंसर हो गया 200 रुपया। किधर से भी समझ सकते हो अगर कॉन्सेप्ट सही है तो। ठीक, ऊपर वाला में 4,000 को 2 पार्ट में तोड़ दिए। जितना सिंपल इंटरेस्ट आया
जितना वर्ष है, वर्ष कितना है, तो प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर आएगा क्या, तो 2000 हो गया। अब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, तो इस 2000 पे 10% लगेगा और यही एक्स्ट्रा है। ये टोटल हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 2000 प्लस 200 मिलके हो गया 4200, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 4000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को घटाओगे तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI आएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा। और हमसे क्वेश्चन भी क्या पूछा गया, कितना अधिक आएगा, तो कितना अधिक आएगा, 200 रुपया अधिक आएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन, एक वस्तु को 9% प्रॉफिट पर बेचने और 7% प्रॉफिट पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 रुपया का अंतर आया, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 9% प्रॉफिट पर बेचने और 7% प्रॉफिट पे बेचने, तो बता दो कि दोनों के बीच कितना का अंतर हुआ, 2% का। और यही तो बोल रहा है 2% बराबर 190, 2% बराबर, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो 100% बराबर निकालना है। बोलो निकालना है क्या, तो देखो इसको ऐसे निकालते हैं, चलो 1% बराबर ही निकाल लो, 45, 1% बराबर 190 है ना, तो 2 में 18, 2 पंचे 10, 95। तो जब 1% बराबर 95, तो 100% बराबर 95, 100 आंसर। दो गणितीय संकारकों का स्थान आपस में बदले, नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करें। यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं, 16 - 24 गुना 2 डिवाइड करना है 10 से प्लस 104 बराबर क्या है 0। और ऑप्शन को चेक करो, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा, इसी में से तो बोल रहा है चेंज करने के लिए, तो बोला भागा को और गुना को बदल दीजिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, इसको बदल दीजिए। फिर बोल रहा है यहाँ पर माइनस और इनटू को बदल दीजिए। और चौथा जो बोल रहा है, चौथा बोल रहा है डिवीज़न एंड माइनस को चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमको सही आना चाहिए ये समीकरण, तो बैठा बैठा के चेक करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो कैसे करते हैं, भागा गुना है ना, भागा गुना है तो भागा के जगह पे गुना कर देते हैं, भागा के जगह पे गुना कर देते हैं, बोलो कर दिए क्या, और गुना के जगह पे भागा कर दिए क्या। तो अब यहाँ से चेक करना है, देखो तो पहले तो भागा करेंगे ना, तो 24 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, बोलो 12 आएगा। और 12 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, बोलो आएगा क्या। अब यहाँ से देखो ये 120 हो गया और 104 प्लस 16 भी 120, तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया ना, बात आ रहा है कुछ समझ में। अब देखो दूसरा ऑप्शन हम चेक करके दिखाते हैं, सेटिस्फाई कर गया, मेरा आंसर हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब चेक करके दिखाते हैं। देखो प्लस के जगह पे अगर मल्टीप्लाई का साइन दे दे और मल्टीप्लिकेशन के जगह पे प्लस का साइन दे दे, तो देखो क्या हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर 24 प्लस 2 मिलके क्या हो जाएगा 26, और 26 को 2 में 10 से डिवाइड करेंगे, 2 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/5, और 1/5 24 1/5 है, और 104 से गुना करेंगे 1/5, तो दशमलव में आ जाएगा ना, बोलो हो पाएगा क्या। इसी तरह से किसी में नहीं हो पाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर गया। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करती है। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, तो 5 पुरुष 5 मेल एंड 20 वीमेन उस कार्य के आधे भाग को, ध्यान से देखना, आधे भाग को कितना समय में पूरा कर देंगे। देखो कितना आसान ये क्वेश्चन होता है। तो एक आदमी 2 औरत के बराबर है इफिशियंसी में, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं मेन का इफिशियंसी और वीमेन का इफिशियंसी 2:1 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा क्या। अगर एक आदमी 2 ईंटा फेंक सकता है तो एक औरत 1 ही ईंटा फेंकेगी, बोलो। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 60 दिनों में जो यहाँ पर टोटल काम हो रहा है वो टोटल वर्क है कितना, क्या देख रहे हैं हम लोग, टोटल यूनिट वर्क देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग। अब देखो एक आदमी 2 ईंटा फेंक सकता है, तो 10 आदमी कितना ईंटा फेंक सकता है 20, और एक औरत अगर 1 ईंटा फेंक सकती है तो 5 औरत कितना ईंटा फेंकेगी, तो 20 5 25 ईंटा पर डे फेंका जाएगा। 60 दिनों तक अगर 25 ईंटा फेंका जाएगा तो हम लोग इसको 25 गुना 60 बोल सकते हैं क्या। एक दिन में 25 ईंटा, तो 60 दिन में कितना ईंटा, 60 गुना 25, गुना नहीं करना है,
25 गुना 60। अब आधा काम अगर करना होगा तो ये जो टोटल यूनिट वर्क आया 25 गुना 60, उसका आधा हम लोग लिख लेते हैं 25 गुना 30। आधा कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो 25 गुना 30 हुआ क्या? ये आया समझ में? आया? क्या नहीं आया? 25 गुना 30 कैसे आया? 25 गुना 30 का आधा कर दिए, 25 गुना 60 का आधा कर दिए, 25 गुना 30 आया। अरे आधा ही काम बोल रहा है करने के लिए। अरे टोटल यूनिट वर्क कितना आया? 25 गुना 60 आया, और बोल रहा आधा काम करना है, तो 25 गुना 60 का आधा कर देंगे, 25 गुना 60 का आधा कर देंगे तो 25 गुना 30 नहीं होगा क्या? एक आदमी कितना काम कर सकता है? बोलो जल्दी। तो 5 आदमी कितना काम करेगा? और एक औरत अगर एक काम कर सकती है, तो यहाँ से तुमको क्या पता चल गया? 30 यूनिट पर डे का वर्क होगा। कितना यूनिट पर डे वर्क होगा? और काम है कितना? 25 गुना 30। कितना टाइम लगेगा? गुना कहीं करना ही नहीं है। टोटल वर्क कितना है? एफिशिएंसी कितना आया? तो 30 ईटा पर डे फेंकेगा, 25 गुना 30 ईटा फेंकना है, तो दिन कितना लगेगा? 25 दिन। इसमें डिवाइड कर देंगे ना। चलो 25वें नंबर का क्वेश्चन देखो। 25 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 बढ़ा दी जाए तो वह काम कितने दिनों पहले पूरा हो जाएगा? देखो यहाँ पर 2 तरीका से हम समझा रहे हैं, इसको समझने का कोशिश करो। 25 व्यक्ति है और 25 व्यक्ति 60 दिन तक काम करेगा, तो 25 गुना 60 व्यक्ति काम किया। 25 गुना 60 व्यक्ति काम किया। 25 व्यक्ति एक दिन काम किया तो 25, दूसरे दिन काम किया फिर 50, तीसरे दिन भी काम किया तो 75, सबको जोड़ते चले जाओ। तो ये असल में तुम्हारा टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा 25 गुना 60। बोला संख्या 5 बढ़ा दिया जाए, संख्या 5, तो अगर संख्या 5 बढ़ा दिया जाए तो 25 से क्या हो जाएगा? 30। तो ये कितने दिन पहले समाप्त होगा? तो 60 से तो पहले ही समाप्त होगा ना। तो हम ऐसा करते हैं 60 माइनस डी दिन पहले समाप्त होगा। डी दिन पहले समाप्त होगा तो टोटल कितना दिन काम चलेगा? 60 माइनस डी। तो ये दोनों तुम्हारा इक्वल होगा। 30 से इसको काट दिए, 30 दूनी 60, 25 दूनी 50, 50 बराबर 60 माइनस डी। तो डी का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? 10। और आंसर तुम्हारा क्या हो गया? 10 दिन पहले। बोले हुआ क्या? लिख लिए। दूसरा तरीका देखो। देखो अगर दूसरा तरीका आया समझ में तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो उससे भी बढ़िया, कोई खास बात नहीं है ऐसा, ये भी आसानी है ना। तो देखो टाइम, अगर आदमी बढ़ेगा, सीधा सा बात है कि नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेगा, मजदूरों का संख्या बढ़ेगा, तो टाइम क्या होगा? उसी रेशियो में कम हो जाएगा। ऐसे समझो, पहले मजदूर क्या था? 25, बाद में क्या हो गया? पहले मजदूर क्या था, बाद में क्या हो गया? तो 5 पचे 25, 5 छः के 30, 5 पचे 25, 5 छः के 30। तो टाइम जो लगेगा इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लगेगा, 6:5 लगेगा। 6:2 क्या लगेगा? तो पहले 6 बराबर 60 आदमी काम कर रहा था। कितना आदमी काम कर रहा था? अब 5 बराबर 50 आदमी काम करेगा। कितना कम हो गया? आंसर हुआ 10 आदमी। बात आया कुछ समझ में क्या? चलो तो ये तुम्हारा 25 नंबर तक क्वेश्चन, ये सेट तुम्हारा कंप्लीट होता है।